दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक तरफ तो ये कयास और अटकलें तेज चल रही थी कि क्या बीजेपी अजीत पवार के द्वारा शरद पवार के सांसदों को एनडीए गठबंधन में लाना चाहती है, महायुति गठबंधन में लाना चाहती है ताकि जो बिहार में नीतीश कुमार जो बीजेपी को परेशान किए हुए हैं, उनसे जो है निजात मिल सके। और इसी के इर्द-गिर्द पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इन दिनों चल रही थी। तमाम जगह पर इसकी चर्चा और हेडलाइंस ये खबरें बन रही थी। उसके बीच में अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचते हैं और कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद पूरी महाराष्ट्र की सियासत पलट जाती है। और गठबंधन में आना तो दूर की बात, ये दोनों नेता शरद पवार और अमित शाह एक दूसरे को निशाने पर ले लेते हैं। पहले अमित शाह बयान देते हैं, उसके बाद शरद पवार पलटवार करते हैं। दोनों नेता क्या कह रहे हैं और कैसे पलट गई पूरे महाराष्ट्र की सियासत, वो भी आपको बताऊंगा। पहले शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद की गरिमा यानी मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी है। दरअसल हुआ यूं कि 12 जनवरी को अमित शाह ने शिरडी में एक भाजपा का सम्मेलन चल रहा है, वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में भाजपा की जीत ने 1978 में पवार द्वारा शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को 20 फीट जमीन में दफना दिया, ये बात कह दी। अब शरद पवार ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि इस देश के कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे। अब पलटवार किया शरद पवार ने। एक तरफ तो अमित शाह कहते हैं कि शरद पवार की छल कपट वाली राजनीति को 20 फीट जमीन में दफना दिया है, ये चुनाव के बाद, जीतने के बाद वो कह रहे हैं। अब शरद पवार कहते हैं कि मुंबई में उन्होंने बात बोली कि इस देश में कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला गया। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अमित शाह पर जो है निशाना साधा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, कंपैरिजन किया आज की परिस्थिति में और जो पहले की परिस्थिति हुआ करती थी उसमें, कि कितना ज्यादा जो है वो राजनीति इस समय चेंज हो गई है। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद तमाम परिस्थितियां बदली हुई हैं। शरद पवार ने कहा कि 1978 में मैं सीएम था, तब राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच इतनी कटुता नहीं थी। उस समय जनसंघ के उत्तम राव पाटिल जैसे लोग भी मेरी मिनिस्ट्री में थे। इसके बाद जब वाजपेयी पीएम बने तो उन्होंने मुझे आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया। मेरे विपक्ष में होने के बावजूद उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। ये तमाम बातें जो हैं शरद पवार, जब उन्होंने हमला बोला अमित शाह पर, तभी उन्होंने ये बात बोली है। अब देखिए दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र में एक नए खेल की सुगबुगाहट थी। सभी को यह लग रहा था कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को परेशान किया हुआ है, आज साथ छोड़ देंगे, कल साथ छोड़ देंगे जैसी स्थिति बनी हुई है। और इन सब के बीच में बीजेपी के आलाकमान को लगातार टेंशन थी कि केंद्र में सरकार बचाई कैसी जाए, क्योंकि बीजेपी बहुमत में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे उनकी सरकार केंद्र में चल रही है। और ऐसे में अगर ये दोनों में से कोई एक या दोनों सपोर्ट खींचते तो बीजेपी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और इससे पहले कि कुछ ऐसी चीजें हो, बीजेपी लगातार महाराष्ट्र में जैसे जैसे खबरें आई, जैसे संजय राउत ने कहा, कोशिश में लगी थी कि शरद पवार के सांसद तोड़े जाए। और इस काम के लिए अजीत पवार को जो है पूरा दारोमदार दिया गया था। संजय राउत ने ये बात मीडिया के सामने आके कही थी। उन्होंने बताया कि अजीत पवार के द्वारा शरद पवार के सांसद तोड़ना चाहती है बीजेपी। इस बयान के बाद कुछ दिनों बाद खबर आती है कि अजीत पवार की एनसीपी के कुछ नेता शरद पवार के सांसदों से कांटेक्ट में थे और उन्हें सरकार की तरफ से बार बार ये कह रहे थे कि आप सत्ता में आइए, अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करिए, फंड लीजिए, अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाइए। ये तमाम बातें कह के उन सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही थी। जब उन सांसदों ने इस बात का जिक्र सुप्रिया सुले शरद पवार से किया तो मामला बिगड़ गया। फिर शरद पवार ने ऐसा दाव खेला कि बीजेपी के पसीने छूट गए और ये पूरा का पूरा दाव जो था वो फेल हो गया महाराष्ट्र में, ऐसा कहा जाने लगा। अब दोस्तों, क्या ये कवायद फेल हुई, इसीलिए बीजेपी के आला नेताओं ने महाराष्ट्र में पहुंचकर शरद पवार पर निशाना साधा, या फिर ये कवायद महाराष्ट्र के नेताओं द्वारा की जा रही थी और अमित शाह ने महाराष्ट्र पहुंचकर जो बयान दिया उससे पूरे किए कराए पर पानी फिर गया? ये दोनों एंगल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि शरद पवार के सांसद को अपने पाले में लाने की जो खबर थी वो दो एंगल से सामने आ रही थी। एक तो संजय राउत ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो शरद पवार के सांसद तोड़ना चाहती है, पार्टी तोड़ना चाहती है। दूसरी जो खबर आई वो ये आई कि अजीत पवार की तरफ से कहा जा रहा था, अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि शरद पवार के सांसदों को अपने साथ ले आया जाए। और तीसरी जो एंगल समझ में आया
जो एंगल निकल गया वो ये कि शरद पवार के साइड से ये खबर आई, हालांकि ये अफवाह भी हो सकती है, और क्योंकि अटकलें जो आती हैं, जो खबरें आती हैं, उसके बेसिस पर मैं ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि कोई ऑफिशियली इस पर बयान नहीं देता। ये खबर आई कि सुप्रिया सुले को केंद्र में जो है वो जगह मिल सकती है और शरद पवार जो है इस बात पर राजी होकर सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन कुल में सारी चीजों में एक जो कॉमन चीज थी वो थी बीजेपी को सपोर्ट करना। लेकिन क्या शरद पवार पीछे हटे? क्या सुप्रिया सुले पीछे हटी? तभी क्या महाराष्ट्र में जो बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है शिरडी में, वहां पर आकर के अमित शाह इस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर हमला बोला? क्योंकि चुनाव तो बीत चुके हैं और इस दरमियान कोई चुनावी कैंपेन भी नहीं चल रहा। हालांकि अपोजिशन की बात करें तो सबसे ज्यादा हमला संजय राउत ही करते हैं आमतौर पर, नॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि शरद पवार काफी समय से कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रहे थे। और तो और उन्होंने आरएसएस की तारीफ भी की थी। देवेंद्र फडणवीस भी शरद पवार की तारीफ कर रहे थे, तो तमाम नेता तारीफ करने में लगे थे। लेकिन तभी जैसे गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर जबरदस्त तरीके से हमला करते हैं। उसी का जवाब जो है शरद पवार ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने पद की, जो देश गृह मंत्री अमित शाह, उन्हें कहा कि अपने पद की मर्यादा बनाए रखें। ये नसीहत जो है शरद पवार ने अमित शाह को दे दी। और साथ ही साथ उन्होंने एक और तंज भी कसा, एक तरीके से कहिए तंज था अमित शाह के लिए, जो उन्होंने कहा कि इस देश में कई बेहतरीन गृह मंत्री देखे, लेकिन उनमें से किसी को भी अपने राज्य से बाहर नहीं निकाला गया। ये तमाम बातें शरद पवार कहते नजर आए। अब ये तू मैं और ये जुबानी जंग जो शुरू हुई है, इससे एक बात साफ है दोस्तों कि बीजेपी के साथ शरद पवार अभी इस समय तो जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि संजय राउत जो कह रहे थे कि उनके सांसद तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र की सियासत में? क्या शरद पवार के कुछ सांसद अजित पवार के साथ जा सकते हैं? अभी महाराष्ट्र में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है दोस्तों, निकाय चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, बड़ा चुनाव है। बीएमसी का बहुत बड़ा बजट होता है, स्टेट के बराबर बीएमसी का बजट होता है। इसलिए बीएमसी पर हर पार्टी चाहती है कि उनका वर्चस्व रहे, उनका कब्जा रहे, उनका शासन रहे, क्योंकि बीएमसी के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, जो हो सकता है कि आने वाले समय में पाला बदले। लेकिन कौन पाला बदलेगा? क्या शरद पवार के सांसद पाला बदलेंगे? क्या सत्ताधारी पार्टियों में से कोई पाला बदल लेगा? क्योंकि खबर ये आ रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो एनसीपी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, सभी अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं बीएमसी चुनाव में। सभी अपनी अपनी कमर कस रहे हैं और अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अकेले इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारे। अब जो ज्यादा उम्मीदवार जीतेगा उसका ही दबदबा बना रहेगा बीएमसी पे। और ऐसे में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि साथ लड़े और सीटों का बंटवारा हो जाए और सीटें कम मिले, जैसा कि लोकसभा विधानसभा में हुआ। हालांकि वहां पर तो गठबंधन था, पर निकाय चुनाव में सारी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं और ऐसे में कई सारे नेता यहां से वहां भी हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन उसके पीछे क्या समीकरण होगा यह भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा तो जरूर होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजित पवार के एनसीपी के बड़े नेता सुनील तटकरे ऑलरेडी कह चुके हैं एक दो दिन पहले। उन्होंने साफ कहा कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन वो अभी तक कुछ कह नहीं सकते। और ये तमाम अटकलें चल रही हैं, इसको देखकर तो ये लगता है कि ये इसी महीने जो है ये बड़ा, जो सुनील तटकरे ने इशारा किया है, ये कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।